सोशल मीडिया के किसी भी पेज पर जाइए आप, भरत तिवारी की चर्चा जोर शोर से चल रही है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही है और बीते कुछ दिनों से ये इतनी बार आपके सोशल मीडिया फीड पर आ चुका है कि इसके बारे में कुछ अपने मनोभाव भी व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज के समय के सबसे वायरल कंटेंट से जुड़ी कुछ बातचीत होगी, लेकिन बातचीत की शुरुआत उस कट्टे की कहानी के साथ होगी जो भरत तिवारी के जान लेने के पीछे आमदा थी। भरत तिवारी को क्रांतिकारी दिखाने का एक प्रयास उस कट्टे के माध्यम से भी किया गया था। मामला बिहार का है और बिहार का मुंगेर, विशेष तौर पे मुंगेर के फोर्ट एरिया में बैजनाथ एंड कंपनी नाम से बंदूक की एक नामी फैक्ट्री हुआ करती थी जो लाइसेंसी बंदूक बनाती थी। अब पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन 1990 से 2000 के बीच बिहार में बंदूक के कई छोटे मोटे अवैध कारखाने खुल गए थे। इन अवैध कारखानों में ट्रक, ट्रेकर के स्टीयरिंग पाइप और स्प्रिंग जैसे चीज़ों की सहायता से छोटे पिस्तौल बनाए जाते थे, जिन्हें पिस्टल या देशी भाषा में कट्टा कहा जाने लगा। असल में कट्टा का मतलब सिंगल फायरिंग वाले पिस्तौल ही है, जबकि पिस्तौल में एक साथ 6 से 9 गोलियां लोड होती हैं। कट्टे में सामान्यतः 303 बोर के राइफल की, जो पुलिस वाले पहले उपयोग में लाते थे, लकड़ी वाला राइफल, उसकी जो गोली होती थी 303 की, उसका उपयोग किया जाता था। अब कट्टे की नली और स्टीयरिंग की पाइप से बनाया जाने वाला स्प्रिंग भी उस उच्च क्वालिटी का नहीं होने के कारण उसकी रेंज नाम मात्र की हुआ करती थी। 50 से 100 मीटर की रेंज और निशाना भी बहुत सटीक नहीं हुआ करता था। कुछ फिल्मों या वेब सीरीज में अगर आप देखे होंगे और आपको याद होगा तो इसके बारे में, इसके धंधों को लेकर बिहार से संबंधित कुछ वेब सीरीज में विस्तार से आपको जानकारी मिली होगी। और उनमें गोली लेकिन जो लगती थी वो 303 की बहुत ही कारगर गोली लगती थी। 303 बोर जैसे राइफल की घातक गोली लगने के कारण कट्टे की मार नजदीक से जानलेवा हुआ करती थी, यानी कि जिसे लगा उसका तो काम तमाम ही समझो। खैर, बिहार, यूपी, बंगाल और दूसरे प्रदेशों में अवैध कट्टे के कारण थोड़ी बहुत परेशानी के बाद आसानी से आपके हाथ में वो आ सकता था। और जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप वो वेब सीरीज देखे होंगे तो आपको भी पता होगा कि कट्टे कितनी आसानी से लोगों के हाथों में आ जाया करते हैं। तो जहां तक भरत तिवारी के मामले की बात है, मुझे जो अंदेशा लग रहा है वो सोशल मीडिया पर किसी क्रांतिकारी मठाधीश भैया के पोस्ट को सीरियसली ले लिया उसने, और क्योंकि उसके सोशल मीडिया पोस्ट वैसे ही थे और एक कट्टा खरीदकर सड़क पर उतरकर क्रांतिकारी बनने निकल लिए। अब यहां चक्कर यह है कि बेचने वाले ने उसे कट्टा या देसी पिस्तौल बड़े दावे और वादे के साथ बेचा होगा। दूरी मारक उसकी बहुत तगड़ी बताई होगी और लंबी रेंज बोलकर पकड़ा दिया गया होगा, क्योंकि अपने समाज में कोई सामान बेचना होता है तो वो इसी तरह से बेचा जाता है, बड़ी बातें बनाकर। खैर, भरत तिवारी ने भी बेचने वाले के झांसे में आकर यह मान लिया होगा कि मात्र किसी की तरफ पिस्टल तान कर निशाना लगाकर गोली चला देने से उसे लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जबकि उसके लिए बहुत जरूरी है आपका प्रैक्टिस किया जाना। इसलिए पुलिस जीप को देखते ही उसने अपने छत से फायरिंग शुरू की, जैसी जानकारी सामने आई। लेकिन पुलिस होती है ट्रेन्ड फोर्स, उसके पास ऐसे किसी हमले से बचने या प्रत्युत्तर देने की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा आजकल की पुलिस, पुरानी पुलिस जो 303 की बोर की राइफल लेकर घूमती थी, तो अब 303 वाली राइफल लेकर पुलिसकर्मी नहीं घूमते हैं, वो SLR यानी कि सेल्फ लोडिंग राइफल लेकर घूमते हैं, जिसकी रेंज 800 से 1000 मीटर तक होती है और बहुत ही घातक होती है। तो रेंज कम और निशाना खराब, ऐसे में भरत तिवारी की गोली पुलिस को न तो लगनी थी और न वो गोली लगी। लेकिन अब सामान्य तौर पर समझने वाली बात यह है कि पुलिस को यह कैसे मालूम हो कि जिसने 3-4 फायर उनकी तरफ किया है वो अगली गोली जब चलाएगा तो वो उन्हें नहीं लगेगी, या फिर उसे कोई और घातक हथियार उसके पास नहीं है जिससे वो पुलिस पर हमला कर दे। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो पुलिस पार्टी पर इतने बेखौफ अंदाज में हमला कर सकता है उस पर पुलिस तो क्या
आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वो उसकी अगली गोली आपको ना लग जाए या फिर वो अपने घर में कोई और घातक हथियार लेकर आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो जब भरत की गोली पुलिस को नहीं लगी और पुलिस दंदनाते हुए उसके पास पहुंच गई, फिर उसे हथियार फेंकना ही था, क्योंकि देसी कट्टा वैसे भी 2-4 फायरिंग के बाद इतना गर्म हो जाता है कि आप उसे हाथ में नहीं थाम सकते, या फिर अगले राउंड की फायरिंग के लिए वो आपका हाथ न उड़ा दे, खुद न फट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे जो समझ में आ रही है और मेरी जो जानकारी है इन कट्टों को लेकर, अवैध हथियारों को लेकर, वो यही कहानी समझ में आ रही है। अब इसके टेक्निकल पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो आदतन अपराधी नहीं था, क्योंकि उसके नाम पर कोई एफआईआर नहीं था। तो बात ऐसी है बंधु कि हथियार एंड पुलिस आने से पहले उसके पास आसमान से तो आकर टपका नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये अवैध हथियार प्राप्त करने के लिए उसके पास प्रॉपर कॉन्टैक्ट होंगे, और वो कॉन्टैक्ट आपराधिक दुनिया से जोड़ते हैं, तभी तो वो हथियार खरीद पाया और फिर हथियार की गोली खरीद पाया। दोनों मामले बहुत गंभीर हैं और संजीदगी भरे हैं, जिसके बाद उसे चलाने का उसने शायद प्रैक्टिस भी कहीं किया होगा, और पुलिस पर तानने से पहले उसने कई और लोगों पर भी ताना होगा, क्योंकि नौसिखिए लोग पुलिस को देखते ही पैंट में पेशाब कर देते हैं। अगर उनके पास हथियार हो तो वो पहले भागने की सोचते हैं, बाद में हमले की सोचते हैं। तो पकड़े गए तो कम से कम आर्म्स एक्ट में तो उनका अंदर जाना तय रहता है, और ऐसे में वो सबसे पहले भागने का रास्ता देखते हैं। तो अगर वो आदतन अपराधी नहीं था तो फिर उसमें पुलिस की तरफ हथियार तानने का, जैसे कि पहले का एक वीडियो है जिसमें पुलिस उसकी बचकानी हरकत समझकर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन पुलिस की तरफ तानना अलग बात है और पुलिस की तरफ निशाना करके गोली चला देना ये अलग बात है। और ऐसी हिमाकत अच्छे अच्छे गुंडे मवाली नहीं कर पाते। तो इससे पहले कि पुलिस पर हमले का कोई रिकॉर्ड जो याद आ पाता है, आसानी से आप जिसे समझ पाते हैं, वो शहाबुद्दीन के पास था, जिसने सीवान के एसपी पर AK-47 से फायरिंग की थी। कुछ और नाम भी है, लेकिन उसका उल्लेख किया जाना जरूरी नहीं, क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। खैर, एफआईआर न रहने का तर्क देने वाले मेरे भोले मित्रों को अगर भरत पर एफआईआर नहीं होने की बात को लेकर इतनी ही गंभीर चिंतन की आवश्यकता पड़ रही है, तो अब अगर भरत पर एफआईआर लिखा भी जाता, उसके कुछ वायरल वीडियोस, तो उस पर एफआईआर में क्या क्या कानूनी धाराएं लगती, जरा उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो गैर कानूनी हथियार रखना। ऐसे में आर्म्स एक्ट की धारा 1959 के आर्म्स एक्ट की धारा 25 लगाई जाती। गैर कानूनी हथियार की खरीद बिक्री में संलिप्तता, यह गंभीर और गैर जमानती अपराध है, और इसके लिए वही आर्म्स एक्ट के 1959 की कुछ धाराएं और लगती। और इसके साथ ही 2019 में जो संशोधन हुआ है आर्म्स एक्ट में, उसके तहत इसकी सजा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की या फिर और कड़ी सजा हो सकती है, और भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। अगले एफआईआर की कड़ी देखें हम, पुलिस पार्टी पर हमला, यानी कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 121, 131 और 132। तो अगर आप तकनीकी तौर पर इनसे अवगत नहीं है तो उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य निभाने से रोकना, उन पर हमला करना या उनके काम में बाधा डालना, संबंधित आपराधिक मामलों के लिए इन धाराओं का उपयोग किया जाता है। थोड़ा अगर विस्तार से इसके बारे में एक एक करके बता दें तो बीएनएस की अगर धारा 121 की हम बात करें, बीएनएस सेक्शन 121 कहता है कि लोक सेवकों को काम करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाना और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 1 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 131 की बात कर लें, यह भी हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना है सरकारी कर्मियों के प्रति। पुलिस वाले पर ऐसा ही हुआ। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा बीएनएस की सेक्शन 132 की बात कर लें तो ये लोक सेवक पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमला करने, जो पुलिस वाले काम करने गए थे, उसे अरेस्ट करने गए थे या जो भी कार्रवाई के लिए गए थे उसे उसने बलपूर्वक रोका, तो इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके बाद पुलिस पार्टी पर हत्या का प्रयास, पुलिस की ओर निशाना करके गोली चलाना, और क्या समझा जाएगा। इसमें बीएनएस की धारा 109 लगती है, और बीएनएस की धारा 109 जो कि पहले आईपीसी की धारा 307 के तौर पर प्रचलित थी, उसके अंतर्गत आती है। और ऐसे में कोई अपराधी पुलिस वाले को जान से मारने की नीयत से हमला करता है या गोली चलाता है तो उस पर यही धारा लगेगी, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
इतना ही नहीं, ये गैर जमानती अपराध है और पुलिसकर्मी को गंभीर क्षति पहुंचती है तो दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वो तो गनीमत रही कि पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। ये सब इतनी गंभीर धाराएं हैं कि इसमें से एक भी धारा किसी को दुर्दांत अपराधी साबित करने और उसका फोटो थाने में चिपकवाने के लिए काफी है, और पकड़े जाने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। इसलिए जो मित्र जाने अनजाने एक अपराधी को ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं वो न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गलत भी है। रही बात यह कि वो सिस्टम से लड़ रहा था, फलाने से क्रोधित था, चिल्लाने से परेशान था, व्यवस्था से परेशान था, नेताओं के बड़बोलेपन से परेशान था, ये सब कारण वैसे ही सुनाई देते हैं मानो रवीश कुमार कह रहे हों कि बुरहान वानी तो एक गरीब मास्टर का बेटा था और बहका हुआ नौजवान, उसे काहे मार दिया गया। या फिर नक्सली कह रहे हो कि हमारी लड़ाई जनता से नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम से है, इसलिए हम हाथ में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लेकर चलेंगे, तो हमको पुलिस वाले काहे मारते हैं। नहीं मतलब नहीं, जो अपराध है वो अपराध है, चाहे वो भरत तिवारी करे, सोनू पासवान करे, अफजल अंसारी करे, बुरहान वानी करे। क्रांति के नाम पर पुलिस पार्टी पर हमला करने और उसे जान से मारने का प्रयास करने वाले को ग्लोरीफाई किया जाना मेरी समझ से परे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और, अगर इतने स्पष्ट शब्दों में समझाने के बाद भी या फिर कहें कि मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और आपको समझ में नहीं आ रहा है और किन्हीं सज्जन की नजर में भरत तिवारी सही है, तो क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई या नौकरी छुड़वाकर ऐसे ही भगत सिंह के स्टाइल में कट्टा खरीदने और पुलिस पर फायरिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे क्या? या फिर यह लिबर्टी और ग्लोरिफिकेशन अपने समाज के सिर्फ दूसरे बच्चों के लिए ही है? एक अपराध को ग्लोरीफाई कर अपने समाज के दूसरे बच्चों को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बेहद घृणित है। और चलते चलते एक और बात आपको जरूर कहेंगे, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र जानते हैं ना क्या होता है। अगर आप वास्तव में सही हैं और आपको लगता है कि आपकी समस्या वैलिड है और जनता आपके साथ है, तो फिर उसके लिए कट्टा या राइफल नहीं लगती बंधु। आप चुनाव लड़िए ना, मुखिया, पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद का चुनाव लड़िए, और अगर आपको लगता है कि जनता आपके साथ है तो वो आपको वोट देगी। आप उनके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं तो आपके साथ खड़ी होगी। इसके बाद आप सिस्टम में आकर उस समस्या को दूर कर सकते हैं। इस तरह से हथियार लेकर सिस्टम बदलने और क्रांति करने के लिए आप निकल जाएं और जितने जनता को कन्विंस कर पाए उसे ताकत से जोर से मनवाना चाहें, तो ये लोकतंत्र में वैधानिक तरीका नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे दुनिया भर में एक वर्ग विशेष वाले करते हैं, जोर लगाकर व्यवस्था परिवर्तन। या फिर कुछ समय पहले तक बंगाल में TMC किया करती थी। थोड़ी राजनीतिक तौर पर उदाहरण को आप ले सकते हैं, समझ के लिए ये उदाहरण दे दिया गया। बाकी जन समर्थन के 50 वीडियो और फोटो दिखाते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के वीडियो बहुतायत से आपको मिल जाएंगे। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह तक के इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जा सकते हैं तो दुनिया में और क्या ही असंभव है। ये तो राय रख दी गई है जो कुछ सहयोगियों के साथ बातचीत के दौरान सामने आई थी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें। और अगर भरत तिवारी आपको क्रांतिकारी लगता है, समाज का हीरो बनने की क्षमता उसमें दिखती है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी भरत तिवारी स्टाइल में समाज को बदलने का बीड़ा उठाकर सड़क पर आए कट्टा लेकर, तो आप भरत तिवारी को शाबाशी दीजिए, उसकी पीठ थपथपाइए, शहीद स्मारक बनवाइए और अपने बच्चों को उसके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। ये मेरी नहीं, आपकी समस्या है, लेकिन शायद समाज का कोई व्यक्ति इस रास्ते पर अपने बच्चों को बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सोशल मीडिया पर आप इससे जुड़ी तमाम वीडियोस को देख पा रहे होंगे। ये एक और वीडियो समझ लीजिए, लेकिन इसमें एक जायज़ पक्ष है या नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।